गुड मॉर्निंग आप सभी को। कैसे हैं आप लोग और सीटेट की तैयारी किस प्रकार से चल रही है? कितना मार्क्स आ रहा है आपको एसएसटी पेपर सोशल साइंस में, एसएसटी पेपर 2 में? कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। अगर आपको एसएसटी पेपर 2 में सोशल साइंस में कम मार्क्स आ रहे हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए और साथ ही इसे नोट्स भी बनाते रहें इसका, तो आपको 40 से प्लस मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जो जितना भी क्वेश्चन आ रहा है वो ओनली एनसीईआरटी बुक से आ रहा है। आप सभी को पता ही होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बनाए ही होंगे। तो मैं एनसीईआरटी का जो नोट्स है, जो भी बुक से मैं नोट्स बनाई वो मैं आपको वीडियो के थ्रू आप लोग के पास पहुंचा रही हूँ। कृपया आप वीडियो को पूरा देखिएगा और साथ ही कमेंट कीजिएगा कैसा लगा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, प्लीज़ इसे लाइक कर ही दीजिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं टॉपिक की तरफ। और कम समय में आप लोग को, अगर आप लोग को समय नहीं मिल रहा है पढ़ने का, तो आप कम समय में मेरा वीडियो देख करके 40 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। तो पहला जो चैप्टर है, इस 7 का चैप्टर है, 4 चैप्टर है, 1 2 3 मैं करवा चुकी हूँ। ये चैप्टर 4 5 6 होगा आज। तो चलते हैं। पहला ये जो चैप्टर है 4 में, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। इसमें दिया गया है कि किस तरह समाज में, परिवार में लड़के और लड़कियां बड़ा होता है, किस तरह के काम दिया जाता है लड़के को और किस तरह के काम लड़कियों से करवाया जाता है, वही इस चैप्टर में दिया गया है। इसमें जो समोआ द्वीप जो है उसके बारे में बताया था। 1920 के दशक में समोआ द्वीप के बच्चों का जीवन, सॉरी इसमें हो जाएगा दशक में। समोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों का समूह का एक भाग है। तो समोआ द्वीप के बारे में पूछा है तो आप ये भी याद रख लीजिएगा कि प्रशांत महासागर में यहाँ छोटे छोटे द्वीप का एक समूह है, का एक छोटा सा समूह है समोआ। 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। यहाँ पे बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। क्या करते थे? बच्चे घर का काम करते थे। जो लड़की होती थी वो घर का काम करती थी और लड़के जो होते थे वो मछली पकड़ने का कार्य करते थे। फिर बताया गया है मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश में कैसे लड़का लड़की काम करता था उसके बारे में बता रहा है। 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, ये पॉइंट था। 1960 के समय लड़के और लड़कियां, मतलब जो 6 कक्षा तक आने के बाद, जब क्लास 6 में जाता था तो उस समय लड़का लड़की वहाँ तक, क्लास 6 तक लड़का और लड़की एक ही क्लास में पढ़ते थे। बाद में वो अलग अलग हो जाते थे, मतलब क्लास 6 से वो अलग अलग हो जाते थे। लड़कियां अलग स्कूल में, लड़के अलग स्कूल में या अलग क्लास में पढ़ने लगते थे। घरेलू काम का महत्व के बारे में दिया गया है कि जो भी स्त्रियां काम करती हैं घर का, उसे कोई मूल्य नहीं समझा जाता है। उसके बारे में बताया गया है कि किस तरह से जो भी घर का काम होता है उसका समाप्ति कभी नहीं होता है, ना ही शुरुआत होता है। स्त्रियां बहुत सारी काम करती हैं घर का, लेकिन उसके काम का कोई वैल्यू नहीं होता है, उसके बारे में बताया गया है। समाज में घर के काम की मुख्य जिम्मेदारियां स्त्रियों की होती है। समाज घर के कार्यों को कोई महत्व नहीं देता है। साथ ही अस्मिता क्या होता है, पहचान क्या होता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। यह एक प्रकार से स्वयं होने यानी अपनी अस्तित्व के प्रति जागरूकता का भाव है। अस्मिता क्या है? जो अपने प्रति अस्तित्व, क्या हम हैं, उसके प्रति जो भाव है वो अस्मिता होता है, पहचान होती है। एक जो व्यक्ति होता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसे भाई बहन और भी संगीतकार हो, कोई इंजीनियर और डॉक्टर, किसी भी रूप में, एक आदमी का विभिन्न रूप में पहचान किया जा सकता है। साथ ही आपको बता दें अमूल्यित, इसका जो मेन पॉइंट था, अमूल्यित क्या है इसके बारे में आप जान लीजिए। जब कोई अपने काम के लिए अपेक्षित मान्यता या स्वीकृति नहीं पाता है तो क्या उसे बोलते हैं? अमूल्यित हो जाता। अगर कोई स्त्री दिन भर काम करती है घर में, झाड़ू पोछा बर्तन या भारी भरकम काम भी करती है, पानी, राजस्थान में देखा जाए तो बहुत दूर से पानी लाने जाती है कुएं से, उसमें बहुत समय लगता है, एनर्जी लॉस होता है, फिर भी उसके काम को कोई मूल्य नहीं समझा जाता है। इसी के बारे में इस चैप्टर में दिया गया है। और अवमूल्यित भी वो जो शब्द है उसका मतलब होता है कोई भी स्वीकृति न मिलना, मान्यता न मिलना, अपेक्षित होना। नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे 5। जैसे ही यहाँ पे रूढ़िवादी जो परंपरा थी औरतों के जीवन के बारे में बताया गया था क्लास चैप्टर 4 में। तो चैप्टर 5 में क्या हुआ? औरतों ने अपनी दुनिया बदल ली। अब बोली कि इस काम को तो, घर का काम का कोई महत्व नहीं है, तो वो अपना काम बदल के जो भी काम पुरुष करते हैं वो सब काम करना स्टार्ट कर दी लड़कियां। तो इसमें बताया गया है औरतों ने किस तरह से रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़कर अपने आप को डॉक्टर, इंजीनियर,
इंजन चालक ये सब बनाई है। झारखंड के बारे में बताया गया कि झारखंड की एक 27 वर्षीय लक्ष्मी लखाड़ा ने रूढ़िवादी धारणाओं को तोड़ते हुए उत्तर रेलवे उत्तर रेलवे की पहली महिला इंजन चालक बनी। ये भी आपको क्वेश्चन में आ सकता है कि पहली महिला जो इंजन चालक कौन है भारत की, तो आप याद रखिएगा लक्ष्मी लखाड़ा है। नेक्स्ट है अमर जीवन। अमर जीवन जो है एक आत्मकथा है, जो पहली बार भारत में पहली बार जो लड़की आत्मकथा लिखी है उसका नाम है राम सुंदरी देवी। ये कोलकाता की है। इन्होंने अपना जो आत्मकथा लिखा कि इस तरह से लड़कियों को पढ़ने से वंचित किया जाता था, उससे पढ़ाया नहीं जाता था, इस सब के बारे में वो अपना आत्मकथा लिखी थी। और ये भारत का पहला जो है आत्मकथा किसी महिला के द्वारा लिखा गया। साथ ही बताया था कि इसमें रामाबाई भी भारत की पहली पंडिता की उपाधि मिली थी रामाबाई को। इसको पढ़ने का बहुत शौक था, तो घर में रह करके बहुत सारे समस्या को सामना करते हुए वो पढ़ाई की और पंडिता संस्कृत में पढ़ाई की और पंडिता की उपाधि इन्हें दिया गया। नेक्स्ट है रुकैया शेखावत, जिसके बारे में जिक्र किया गया है। ये 3-4 नाम है जिसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन आता ही है इससे, बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का देखिएगा तो उसमें रुकैया शेखावत, रामाबाई, अमर और रामसुंदरी देवी के बारे में बताया गया है। तो इसमें बताया गया है कि वो एक लेडी लैंड का सपना देखी थी और अपनी पुस्तक की कहानी लिखा था। उसका शीर्षक था सुल्ताना का सपना। एक बार रुकैया शेखावत हुसैन सपना देखी, जिसे वो लेडी लैंड देखी जहाँ पे लड़कियाँ कार चला रही है, अपना स्वतंत्र होकर के सारा काम कर रही है। तो उसी को सपना मानकर वो अपना सुल्ताना का सपना एक बुक लिख दी। इसमें 1910 में कोलकाता में इसने एक स्कूल भी खोला। रुकैया शेखावत ने एक स्कूल भी खोला 1910 में कोलकाता में, जो अभी तक चल रहा है। साथ ही आप देखेंगे ये 1961 में जनगणना के बारे में दिया गया था। लड़कों और पुरुषों जो 7 वर्ष से उससे अधिक आयु के हैं उनमें 40% शिक्षित थे और लड़कियां जो थी 15%। तो कितना इसमें गैप दिख रहा है। फिर 2011 की जनगणना में क्या हुआ, लड़का और पुरुषों में और लड़कियों स्त्रियों में, लड़कों और पुरुषों में 82% बढ़ोतरी हुई, लड़कियां में 65। तो ये जो आंकड़ा है वो कम गया और लड़कियां भी पढ़ना स्टार्ट कर दी और अपने आप को हर क्षेत्र में अपना कामयाब बनी। 2006 में एक कानून बना था, घर के अंदर महिलाओं के साथ होने वाली जो भी महिला के साथ अगर घर में हिंसा होता है, शारीरिक या मानसिक रूप से हिंसा, उसे असुरक्षा की भावना दिया जाता है, तो 2006 के अनुसार कानून अपना सुप्रीम कोर्ट में जा करके ये समस्या रख सकती है। 1997 में फिर से एक शैक्षणिक संस्थानों में महिलाओं के साथ होने वाली यौन प्रताड़ना से छुटकारा दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सुरक्षा प्रदान करने के लिए निर्देश दिए कि कोई भी शैक्षणिक स्थान हो वहाँ पे यौन प्रताड़ना अगर होता है तो उस पर बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। इसके बाद ये सब समस्या होने के बाद 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया, जिसमें महिला को अधिकार दिया गया, उसकी समस्या सुनी गई, तो 8 मार्च को महिला दिवस मनाया गया। नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होता है संचार माध्यम को समझना। स्थानीय मेले, दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो भी आप देखते हैं उनको, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। जितना भी आप टीवी, रेडियो, जितना भी स्थानीय मेले की दुकान, जो भी टीवी या कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सबको संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जाता है। मीडिया क्या होता है इसके बारे में आप जान लें। मीडिया जो है अंग्रेजी का मीडियम शब्द का बहुवचन है। मीडियम का अर्थ होता है माध्यम। हम टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से और मोबाइल के माध्यम से किसी भी न्यूज को, किसी भी समाचार को जो हम देखते हैं वो सब मीडिया कहलाता है। संतुलित रिपोर्ट, मीडिया कैसे संतुलित रिपोर्ट जारी करे, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी रखना है क्योंकि ये बुक में दिया गया है। संतुलित रिपोर्ट जो होता है, संतुलित रिपोर्ट वह होती है किसी भी दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जो किसी भी दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है। पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। स्वतंत्र संचार माध्यम से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार को कोई भी नियंत्रण या प्रभावित न करे, तब संतुलित रिपोर्ट होगा। नहीं तो इस सब का दबाव बना रहता है। जैसे संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं होता,
इसका दो मुख्य कारण है। सरकार का जब उन पर नियंत्रण यानी सेंसरशिप द्वारा उसे रोका जाता है। व्यापारिक प्रतिष्ठानों का नियंत्रण धन के द्वारा जो भी व्यापारी हैं वो अपना दबाव बनाते हैं पैसा दे करके, इस तरह से न्यूज छापो, ऐसा न्यूज दो जिससे उसको लाभ हो। इसलिए जो भी मीडिया होता है उस पर ये दोनों का दबाव होता है, तो मीडिया स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाती है। सेंसरशिप क्या होता है इसके बारे में जान लें, जो दिया गया है बुक में। सेंसरशिप इसका तात्पर्य होता है सरकार के उस शक्ति अधिकार से है जिसके अंतर्गत सरकार कुछ भी जो विवरण प्रकाशित करता है या प्रदर्शित करने से में रोक लगा देती है। यानी जिसके अंतर्गत सरकार कुछ भी विवरण या प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने से रोक लगा देती है, वह सेंसरशिप कहलाता है। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मुझे खुशी होगी, आप इसे शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद आपको मेरे साथ बने रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।